टाइप 1 देखिए सर, नया वाला पीपीटी नहीं लगाया, मेरे लैपटॉप में था नया वाला पीपीटी। हम फैराडे के नियम पर बात कर रहे थे सर पिछली कक्षा में, आज भी हम लोग उसी पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, फैराडे का नियम हमने क्या बताया था आपको। फैराडे का नियम, अगर हम फैराडेज लॉ की बात करें, फैराडे के नियम की बात करें, इसकी बात करें मेरे दोस्त, फैराडे के नियम की बात करें, मेरे लैपटॉप में निकाल के लाऊं, फैराडेज लॉ की अगर हम बात करें तो फैराडे चचा ने जो नियम दिया था, गुरुजी इस बार किसी तरह जॉब लगा दीजिए। अरे मेरे दोस्त जॉब तो लगेगी ही, इस बार वैकेंसी चूंकि बहुत ज्यादा, इस सोच की कोई अच्छी वाली जॉब लग जाए। जॉब लगा दीजिए मत बोल, क्योंकि इस बार जॉब तो लगनी ही लगनी है, अच्छी वाली जॉब लगा दीजिए ये बोल। कहते हैं मेरे दोस्त फैराडेज लॉ की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ये नॉर्थ पोल है और अगर ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, और ये कोई चालक तार है जो घूमेगा और घूम के फ्लक्स को काटेगा। फ्लक्स को जब ये काटेगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। देखिए हमने आपको कहा था कि अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर चुंबकीय बल रेखाएं जाती है तो ये चालक तार जो है जब ये घूमेगा ना, इस फ्लक्स का छेदन करेगा, फ्लक्स को काटेगा, फ्लक्स में परिवर्तन लाएगा, और जब फ्लक्स में परिवर्तन लाएगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अभी कहता है, ये तो पहला लॉ है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है मेरे दोस्त? सेकेंड लॉ कहता है कि जितना ज्यादा फ्लक्स कटेगा, ये जो तार है सर, इसमें अगर 2 होगा तो फेरों की संख्या 2 हो जाएगी, अगर ये 3 होगा तो फेरों की संख्या 3 हो जाएगी। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ को हम यहां लिखते हैं, ये कहता है कि ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखिए यहां माइनस साइन ये बताता है, यहां माइनस साइन ये बताता है कि यह उस कारण का विरोध कर रहा है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। देखो ये फ्लक्स से उत्पन्न होता है लेकिन इसी को काट के उत्पन्न होता है। ये जो फ्लक्स है इससे वह उत्पन्न होता है लेकिन इसी को काट के उत्पन्न होता है। कहते हैं यह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। अब देखो सर मेरे अंदर प्रेजेंस नहीं है, कैसे रखें सर? पेशेंस नहीं है, कैसे रखें? अच्छा मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, कैसे रखें? अरे पेशेंस चला, नहीं ही रखोगे ऐसा छेद में जाओगे कि गंध से मर जाओगे। छेद में मतलब कौन भोकन्नर में जाएगा तू सोच नहीं सकता है, गंध से मर जाएगा। कहते हैं मेरे दोस्त E जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी है। कहते हैं जब ये फ्लक्स कटेगा ना तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, जितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा फ्लक्स में, उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। माइनस साइन ये बताता है
कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध कर रहा है जिससे वो उत्पन्न हो रहा है फ्लक्स से, और उसी को काट के उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है फ्लक्स से और उसी को काट के उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, E समानुपाती माइनस डी फाई बाई डी टी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी ईएमएफ जो है वो समानुपाती होगा फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ई समानुपाती माइनस ऑफ डी फाई को आप लिख सकते हैं फाई टू माइनस फाई वन बाई डी टी। ई बराबर हो जाएगा सर फाई टू माइनस फाई वन बाई डी टी, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो ई बराबर हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है एन माइनस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन बाई डी टी। लेंज के नियम के अनुसार ई माइनस एन डी फाई बाई डी टी या ई माइनस ऑफ फाई टू माइनस फाई वन बाई डी टी। डिफरेंस इन फ्लक्स को आप लिख सकते हैं अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स। डिफरेंस इन फ्लक्स को आप लिख सकते हैं सर अंतिम फ्लक्स माइनस प्रारंभिक फ्लक्स, ये हो जाएगा माइनस फाई टू माइनस फाई वन बाई डी टी, माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन बाई डी टी। एन क्या है सर? फेरों की संख्या। ये माइनस साइन क्या बताता है? ये माइनस साइन ये बताता है कि फ्लक्स में जितना जो उत्पन्न ईएमएफ जो है, विद्युत धारा जो है, ये उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न हुआ है। अब देखिए मेरे दोस्त, फिर से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फैराडेज लॉ, ये पहला नियम है। पहला नियम क्या कहता है मेरे दोस्त? कहता है विद्युत धारा उस कारण का नहीं, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। पहला नियम कहता है कि फ्लक्स कटेगा ना तो ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा ईएमएफ उतना ज्यादा जनरेट होगा। ये दूसरा नियम कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर जितना ज्यादा होगी ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा। ये जो माइनस साइन ये लेंज के नियम से डिफाइन होता है। माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत धारा किससे उत्पन्न हो रहा है? फ्लक्स से, और इसी को काट के उत्पन्न हो रहा है। यही इतने मामला है सर। एएलपी की वैकेंसी कब आएगी? बहुत जल्द मेरे दोस्त। देखो कहते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जब किसी बंद कुंडली, प्रथम नियम है, जब किसी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसमें सर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फ्लक्स में परिवर्तन होने पर। फ्लक्स में क्या होने पर मेरे दोस्त? परिवर्तन होने पर। कहता जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ प्रेरित होता है। जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को ही फ्लक्स कहते हैं, या ये मेरा डिफिनेशन है चला। जब कोई चालक मतलब वही तार जो ऐसा वाला तार रहता था, चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का समूह को काटता है तो उसमें ईएमएफ विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। द्वितीय नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई, वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर का अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। देखो किताब में सारी चीजों का हम ध्यान रखें। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ई समानुपाती फाई टू माइनस फाई वन बाई डी टी, ई समानुपाती फाई टू माइनस फाई वन बाई डी टी। कहता है यहां ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फाई टू माइनस फाई वन चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, और टी अल्प समय है। इसको हम फाई टू माइनस फाई वन को डेल्टा टी भी लिख सकते हैं आप, बट ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या है सर? जहां फाई टू माइनस फाई वन, डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन,
और n चालकों में टर्न की संख्या है। यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल विवा बल सदैव फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है और यह लेंज के नियम से भी होता है। अब लेंज का नियम क्या है वो भी देख लो। लेंज का नियम आपके सामने है। कहता किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता, जब ये रहे ना उस कारण का विरोध करता, लेंज का नियम मार देना, उस कारण का विरोध करता जिससे वो उत्पन्न होता है ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। कहते हैं इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने ईएमएफ का डायरेक्शन के लिए भी किया जाता है। एक बार फिर से समझिए सर, क्योंकि इसी पर सारा मामला है, सारा गेम है, तो आपको समझना चाहिए। उसमें न देखिए सर, हमने कहा कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये मेरे दोस्त साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, और ये कोई चालक तार है। जब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, ये घूमेगा, अगर घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अगर ये घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा मेरे दोस्त? ईएमएफ जनरेट होगा। ये जब घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जो ईएमएफ है वो अगर दूसरा लॉ की बात करें तो जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा समय के रिस्पेक्ट में, उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा लेंगे तो यहां सर आ जाएगा, जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा लेंगे तो ई बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। और ये माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करेगा जिससे वह उत्पन्न हुआ है। ये माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करेगा जिससे यह उत्पन्न हुआ है। ये माइनस साइन ये बताता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करेगा जिससे यह क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये फॉर्मूला याद नहीं रख पाएगा, अरे चोरी करेगा तब। ये इतना फॉर्मूला याद नहीं रख पाएगा, इतना बार आएगा ये फॉर्मूला कि अपने याद हो जाएगा। तो कहता फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो सर, और लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम कहता है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करेगा जिससे वो उत्पन्न हुआ है। यह ईएमएफ की दिशा को भी दर्शाता है। वाह प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, फैराडे का पहला नियम क्या कहता है? फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा ईएमएफ उतना ज्यादा जनरेट होगा। प्रतिष्ठंभ हम बता दिए थे, जो काम वहां प्रतिरोध का है वो काम यहां प्रतिष्ठंभ का है। प्रतिष्ठंभ विद्युत परिपथों में प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ के द्वारा जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं। रिलक्टेंस को ही हम प्रतिष्ठंभ भी कहते हैं। प्रतिष्ठंभ होता है इंग्लिश, जैसे वहां विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध होता है वैसे वहां यहां प्रतिष्ठंभ होता है, इसका इंग्लिश होता है रिलक्टेंस। इसका इंग्लिश होता है मेरे दोस्त रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है रिलक्टेंस और इसका इंग्लिश होता है रेजिस्टेंस। अब देखो
कहता है इसका SI मात्रक होता है एम्पियर टर्न बटा वेबर। अब बोलो कैसे? तो जैसे हम लोग R बराबर विद्युतीय परिपथ में कहते हैं V बटा I, तो V का होता है वोल्ट, I का होता है एम्पियर। तो यहां तो सर रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठंभ जो होगा, यहां प्रतिष्ठंभ जो होगा सर, यहां प्रतिष्ठंभ बराबर हो जाएगा क्या? प्रतिष्ठंभ बराबर हो जाएगा सर V है, तो V के जगह पर यहां आ जाएगा सर FM बराबर होता है सर मैग्नेटोमोटिव फोर्स। यहाँ EMF है तो यहाँ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यहाँ धारा है तो धारा के जगह पर यहाँ हो जाएगा फ्लक्स। और FM बराबर आपको पता है NI बटा फाई होता है, NI बटा फाई, तो ये हो जाएगा एम्पियर टर्न, ये एम्पियर टर्न हो जाएगा, एम्पियर टर्न हो जाएगा। अब फाई फ्लक्स है तो वेबर हो जाएगा। और एक रिलेशन है S बराबर L म्यू नॉट म्यू आर बटा A, इसको हम प्रतिष्ठंभ कहते हैं। ये रिलेशन है, इसका इकाई पर हेनरी होता है, V है। और RM इज इक्वल टू FM बाई फाई, अभी हम बता रहे थे तुमको, RM हो गया रिलक्टेंस, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, बराबर FM बाई फाई। FM में MMF है यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, फाई चुंबकीय फ्लक्स है। फिर चुंबकशीलता हम तुमको बताए थे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है उसे चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय बल का अनुपात चुंबकशीलता कहता है, म्यू से दर्शाते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं है। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में अधिक होती है, ये सब पढ़ाए हम तुमको। म्यू बराबर B बाई H होता है, यूनिट हेनरी बटा मीटर होता है या न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। प्रतिष्ठंभता मतलब जो काम सर रजिस्टिविटी का है, प्रतिरोधकता है, तो वहां प्रतिष्ठंभता हो जाता है। देखो वहां विद्युतीय परिपथ में क्या होता था, विद्युतीय परिपथ में अगर हम बात करें तो विद्युतीय परिपथ में प्रतिष्ठंभता प्रतिरोध होता है। तो चुंबकीय परिपथ में क्या होगा मेरे दोस्त? चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ होगा। और विद्युतीय परिपथ की अगर हम बात करें सर, विद्युतीय परिपथ में अगर रजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता जिसको आप रो से डिनोट करते हैं, अगर आप रेगुलर क्लास किए होंगे तो यहां पर जो हो जाता है मेरे दोस्त, ये प्रतिरोधकता है, यहां प्रतिष्ठंभता हो जाता है। या इसको हम प्रतिरोधकता को हम सर विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। इसको प्रतिष्ठंभता को सर हम विशिष्ट रिलक्टेंस कहते हैं, विशिष्ट प्रतिष्ठंभता, प्रतिष्ठंभ भी कहते हैं। एक के बात है सर, जो काम यहां प्रतिरोधकता का है वही काम यहां प्रतिष्ठंभता का है। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध है, यहां भी सर इसका नाम विशिष्ट प्रतिरोधकता है, प्रतिष्ठंभता है। कहता वैद्युतिक परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध की भांति ही चुंबकीय परिपथों में विशिष्ट रिलक्टेंस होता है, जिसको रिलक्टिविटी कहते हैं, और वहां रजिस्टिविटी कहते हैं। अब प्रवेश्यता, हम बोले थे प्रवेश्यता मतलब वहां जो काम प्रवेश्यता की अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, तो जो काम वहां सर प्रतिरोध का होता है वो काम यहां प्रतिष्ठंभ का होता है, और जो काम वहां कंडक्टेंस का होता है वो काम यहां परमियंस का होता है, यानी जो काम वहां चालकता का होता है वो काम यहां प्रवेश्यता का होता है। पीछे हम पढ़ाए हैं आपको, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायता प्रदान करे परमियंस कहलाता है, या रिलक्टेंस का विलोम होता है। रिलक्टेंस का क्या होता है? विलोम होता है। तो सर बताइए, रिलक्टेंस RM का विलोम होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं सर, रो बराबर 1/RM हो जाता है। इसका यूनिट आपको पता है, 1/RM का यूनिट हो जाता है सर एम्पियर टर्न बटा वेबर। ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा वेबर बटा एम्पियर टर्न। अगला अग्राहिता, कहता है किसी पदार्थ के लिए चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन बल का अनुपात सस्पेटिबिलिटी कहलाता है। धारण शक्ति मतलब धारण करने की क्षमता। फ्लक्स लीकेज फैक्टर भी हम पढ़ा दिए थे, कुल फ्लक्स और लाभदायक फ्लक्स का जो अनुपात होता है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय तीनों हमने आपको पढ़ाया है। प्रतिचुंबकीय होता है जो चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण रखता है,
अनुचुंबकीय होता है जो चुंबक के प्रति अल्प आकर्षण, और लोह चुंबकीय जो चुंबक के प्रति प्रबल आकर्षण का गुण रखता है। उसके बाद क्यूरी ताप हमने पढ़ाया था सर, हमने कहा था कि लोह चुंबकीय की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है लोह चुंबक, उसके बाद होता है अनुचुंबक। तो कहते हैं मेरे दोस्त लोह चुंबक की चुंबकशीलता सबसे अधिक होती है। लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर वह तापमान जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है उसे हम सर क्यूरी ताप कहते हैं। सबका है आयरन, निकेल, कोबाल्ट, EiO 973, 673, 373। डोमेन, चुंबक में असंख्य परमाणुओं का समूह है जिसको डोमेन कहते हैं। 18 से 21 परमाणु को एक डोमेन कहते हैं, यह भी हमने आपको पढ़ाया है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको देख लेना है सर। देखिए, यदि विद्युतीय सर्किट परिवर्तित हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट से जुड़कर क्या पैदा करेगा सर? EMF पैदा करेगा। अगर कहता है विद्युतीय सर्किट में परिवर्तन हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो क्या जनरेट करेगा? तो EMF जनरेट करेगा। ये फैराडे का पहला लॉ है। स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रयोग ट्रांसफार्मर में, देखो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हम बात करें सर, देखिए एक होता है स्थैतिक और एक होता है गतिज। सर स्थैतिक की अगर बात करोगे तो ट्रांसफार्मर सारा पार्ट इसका स्थिर होता है, ट्रांसफार्मर। और अगर गतिज की बात करोगे तो गतिज में आ जाएगा सर आपका जनरेटर। ट्रांसफार्मर और जनरेटर। अगर हम डायनमो की बात करें सर, देखो कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उपयोग ट्रांसफार्मर में करते हैं, एकदम सही बात है। और डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग जनरेटर में करते हैं। डायनेमिक मतलब गतिज का मतलब हो गया डायनेमिक। सर जनरेटर घूमता है लेकिन ट्रांसफार्मर घूमता नहीं है, ये डायनामिक हो गया। ये सर क्या हो गया मेरे दोस्त? डायनामिक हो गया। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग जनरेटर इत्यादि में किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शन का उपयोग कहां करते हैं हम लोग? जनरेटर में करते हैं, क्योंकि वो घूमता है। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। अगर कोई चीज गतिशील है सर मतलब वो डायनेमिक है, और डायनेमिक है मतलब वो जनरेटर में उसका प्रयोग करते हैं। और ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो वो स्थैतिक युक्ति है। म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी हम आपको सर पढ़ाएंगे। म्यूचुअल इंडक्शन ये कॉइलों में मैग्नेटिकली जोड़ा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे सर जब जाएंगे अगले चैप्टर में, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है सर। जैसे प्रतिरोध का इकाई होता है सर ओम, वैसे ही सर कैपेसिटर का इकाई होता है, कैपेसिटेंस का यानी धारिता का यूनिट होता है फैराडे। वैसे ही सर प्रेरकत्व का यूनिट यानी इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। जब किसी विद्युत चुंबकीय परिपथ का स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच कांटेक्ट पर स्पार्किंग परिपथ का इंडक्टेंस उच्च हो जाता है। देखो इंडक्टेंस का मतलब एक प्रकार का ऊर्जा संग्रह है। इंडक्टेंस का मतलब एक प्रकार का ऊर्जा संग्रह है। इंडक्टेंस का मतलब एक प्रकार का क्या है सर? ऊर्जा संग्रह। कभी कभी आप देखिएगा कि स्विच जो है आप काटिएगा ना, तो स्विच काटिएगा तो सर आपको स्पार्किंग नजर आएगा। स्पार्किंग नजर आने का मेन कारण बोलता है इंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस का मतलब होता है ऊर्जा का संग्रह। जब ऊर्जा का संग्रह हो जाता है स्पार्किंग होता है। स्पार्किंग होता है सर आपको ऊर्जा संग्रह जो होता है इंडक्टेंस के कारण, उसके कारण स्पार्किंग दिखता है। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति का प्रयोग होने वाला लोह कोर पदार्थ कौन सा है सर? फेराइट है। सर याद रखने वाले कुछ बिंदु हैं जिसको आपको याद रखना है। रेडियो परिपथ में उच्च आवृत्ति का प्रयोग होने वाला लोह कोर पदार्थ क्या है सर? फेराइट है। कार्बन इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। ये सब याद करने वाली बातें हैं सर जो आपको याद रखना है। नरम लोहे पर तार लपेटकर उस तार को विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। आपको भी पता है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सर नरम लोहे पर, यानी अस्थाई। नरम लोहे का मतलब हुआ अस्थाई, अस्थाई का मतलब हुआ स्टील। तो अस्थाई चुंबक पर जब विद्युत तार लपेटकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो विद्युत चुंबक बन जाएगा। फिर कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है F बराबर BIL sin थीटा। ये कुछ इस कदर होता है सर। ये अगर आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं अगर जाती है तो ये अगर मान लेते हैं कोई तार है, ये कोई तार इसमें जा रहा है, आपके बुक में होगा ये फिगर बनाया हुआ। ये तार है, इससे I धारा प्रवाहित हो रही है, थीटा कोण पर है,
और इसकी चालक तार की लंबाई सर L है, तो F बराबर BIL साइन थीटा होता है। B क्या है सर? चुंबकीय क्षेत्र है, I विद्युत धारा है, L चालक तार की लंबाई है, थीटा चालक तार का कोण है। L चालक की लंबाई है, देखिए फिगर बना हुआ है, थीटा सर इसका कोण है, L चालक की लंबाई है, I धारा है। कहते हैं जहां L चालक की लंबाई है, I चालक में प्रवाहित धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ आपको हम पीछे ही बता चुके हैं, नरम लोहा, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इस्पात का उपयोग करते हैं। ध्रुव की ध्रुवता, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो उसकी ध्रुवता किसके नियम से ज्ञात की जाती है? सिरे के नियम से ज्ञात की जाती है। और चुंबकीय वाहक बल का व्यंजक हम बोले थे आपको, Fm = NI होता है, एम्पियर टर्न, N लपेटों की संख्या है, I प्रवाहित धारा है। जैसे सर V बराबर IR होता है ना, वैसे Fm बराबर NI होता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से बाहर, ये भी हम सर आपको इशारा पॉइंट पीछे आप किताब में देखिएगा तो अलग तरीके से एडजस्ट किया हुआ, इसके बाद जो चलेगा वो किताबे का चलेगा। चुंबक के बाहर जाएगा तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर आएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। देखो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। और चुंबक के अंदर आएगा दक्षिण से किधर जाएगा? उत्तर जाएगा। अब देखो कहता है चुंबकीय परिपथ और विद्युतीय परिपथ का सर यहां फ्लक्स, तो यहां हो जाएगा धारा, यहां MMF, यहां होता है EMF बटा प्रतिरोध, यहां होगा MMF बटा रिलक्टेंस, क्योंकि जो काम प्रतिरोध का होता है वो काम रिलक्टेंस का होता है, जो काम EMF का होता है वो काम MMF का होता है। फ्लक्स की इकाई वेबर है, धारा की इकाई एम्पियर है, जो काम यहां फ्लक्स वो काम यहां धारा। रिलक्टेंस की इकाई प्रति हेनरी है, जबकि प्रतिरोध की इकाई ओम है। MMF की इकाई एम्पियर टर्न है, जबकि EMF की इकाई वोल्ट होती है, जो काम यहां MMF करता है वो काम यहां EMF करता है। चुंबकशीलता या प्रवेश्यता, चुंबकशीलता या प्रवेश्यता, चुंबकशीलता जो है वही प्रवेश्यता है, और चालकता बराबर 1/r या 1/ प्रतिष्ठंभ कह सकते हैं आप। ये मामला यहां आ जाएगा। कहता चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिष्ठंभ होता है, जबकि विद्युतीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखिए यहां पर ये यहां नहीं लिखाएगा, ये यहां लिखाएगा, प्रवेश्यता बराबर होता है 1/ प्रतिष्ठंभ। मतलब ये हुआ जो काम यहां विद्युतीय परिपथ में जो काम यहां धारा का होता है वो काम यहां फ्लक्स का होता है, जो काम यहां रेजिस्टेंस का होता है वो काम यहां रिलक्टेंस का होता है, जो काम यहां प्रवेश्यता का चालकता का होता है वो काम यहां प्रवेश्यता का होता है, जो काम यहां रेजिस्टिविटी का होता है वो काम यहां रिलक्टिविटी का होता है, जो काम यहां EMF का होता है वो काम यहां MMF का होता है, जो काम यहां फ्लक्स का होता है वो काम यहां धारा का होता है। यही तो मामला है। जी सर आ गया होगा। उसके बाद शैथिल्य लूप है, ये थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन सर हम इस पूरे को फिर से पढ़ाएंगे अगली कक्षा में। इस पूरे को सर हम फिर से पढ़ाएंगे। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो EMF जनरेट होगा, कितना जनरेट होगा? जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। एक टॉपिक और बचा है, फिर चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।